बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटिंग पैराडाइम और क्लाउड कंप्यूटिंग। ये लेक्चर आपके कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग का एक पार्ट है और इसको आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड आपके 4 लेक्चर्स हैं और 4 लेक्चर की सीरीज़ का ये आज का पहला लेक्चर है। So first question is, what is cloud computing? नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से जारी की गई डेफिनेशन जो क्लाउड कंप्यूटिंग की है वो ये है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ मॉडल फॉर इनेबलिंग कन्वीनियंट ऑन डिमांड network access to a shared pool of configurable computing resources. For example, networks, servers, storage, applications, and services that can rapidly be provisioned and released with minimal management effort और सर्विस प्रोवाइडर इंटरेक्शन। जी, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज में आपके नेटवर्क्स आते हैं, आपका स्टोरेज आता है, आपके की कंप्यूटिंग जैसे जिसे सीपीयू कहते हैं, सीपीयू कोर्स होते हैं, प्रोसेसर कोर्स वो आती हैं। ये सारी नेटवर्क सर्विसेज, इवन इसके अलावा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हो सकती हैं। ये सारी नेटवर्क के थ्रू आप एक्सेस करते हैं और इनमें ख़ास बात ये है कि ये जितनी भी आप रिसोर्सेज यूज़ करते हैं ये मतलब इनको कॉन्फ़िगर करना एक यूज़र के लिए, एंड यूज़र के लिए जो इन सर्विसेज को सब्सक्राइब करता है उसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और ना सिर्फ ये कि ये उसको इजीली एक्सेसिबल होती हैं, बल्कि वो इनको जो यूज़र्स हैं इन सर्विसेज को रैपिडली एक्वायर भी कर सकते हैं, उनको बड़ी क्विकली ये मिल भी जाती हैं, सर्विसेज ऑन डिमांड होती हैं और जैसे ही जब इनकी डिमांड ख़त्म होती है तो इनको क्विकली जो है वो रिलीज़ भी किया जा सकता है। तो ये एक फार्मल डेफिनेशन है जी NIST की तरफ से। इसकी एक एग्जांपल है, यू आर वर्किंग ऑन अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड नीड कंप्यूटिंग पावर। इसको मतलब आपको अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई ग्राफिक्स रेंडरिंग का कोई कम्प्लेक्स एल्गोरिदम है उसको आपने अप्लाई करना है, कोई बहुत बड़ा कोई बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एल्गोरिदम है उसको रन करना है आपने, कोई इमेज प्रोसेसिंग की टास्क है उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, या मशीन लर्निंग का कोई आपने कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप बिग डाटा के ऊपर को बहुत ज़्यादा, जिसमें आपके मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और मिलियंस के हिसाब से ही उसके एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसको प्रोसेस आपने करना है। अब इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 कि आप अपने तौर पे एक काफ़ी महंगा सा सर्वर परचेज कर लें, ठीक है, IBM, डेल, HP या इसी तरह किसी और कंपनी का आप एक सर्वर परचेज कर लें। डेफिनेटली वो सर्वर आपका जो बड़े पैमाने का सर्वर होगा, बड़े स्केल का जो सर्वर होगा वो कई लाख रुपए में आएगा, 4 से 5 लाख, इवन इट कैन बी अप टू $1 मिलियन और $2 मिलियन रुपीज़। तो इसमें इसके अलावा एक चीज़ और कॉस्ट के अलावा जो चीज़ इन्वॉल्व है वो उसमें आपकी एफ़र्ट है, इसको आपने इंस्टॉल करना है और फिर उसके बाद अपना डाटा उसके ऊपर जब आप आप डालेंगे तो डेफिनेटली आपको एक डाटा सेंटर चाहिए जो इसके ऊपर फिर क्विकली प्रोसेसिंग कर सके। उसके लिए फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए, उसके लिए आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिए, लोड बैलेंसिंग भी चाहिए। मतलब आप काफ़ी कुछ जो है वो यानी एक सर्वर पे नहीं करेंगे, डेफिनेटली आप उनका क्लस्टर या ग्रिड बनाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आप, यानी ज़रूरी नहीं कि वो एक ही सर्वर हो, एक से ज़्यादा सर्वर्स हो सकते हैं। एक सर्वर तो अगर होगा तो फिर तो डेफिनेटली ग्रिड्स वगैरह की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, लेकिन अगर एक से ज़्यादा सर्वर्स हैं, फॉर एग्जांपल 10 सर्वर्स हैं, डेफिनेटली एक डाटा सेंटर जो है वो एक सर्वर पे नहीं होता, काफ़ी सारे सर्वर्स मिला के डाटा सेंटर बनाते हैं। तो जिसमें बहुत सारे सर्वर्स होते हैं वो पैरेलल में प्रोसेस करते हैं, तो और जॉब्स को वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ही जाके आप इस तरह का जो है ना वो आप काम करेंगे जिसमें आपकी बहुत कम्प्लेक्स किस्म की प्रोसेसिंग हो सके।
दूसरा तरीका ये है कि आप सर्वर रिलीज़ कर लें। जब तक आप काम कर रहे हैं उस वक्त तक के लिए आप सर्वर मतलब एक सर्वर है या 10 सर्वर है, जितनी भी आपकी डिमांड है वो सारे के सारे आप उनको परचेज़ ना करें, बल्कि उनसे आप रेंट पे ले लें, लीज़ करा लें, और उसके बाद कुछ पीरियड के बाद आप उनको, जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप उनको रिटर्न कर दें। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें आपका मतलब कास्ट तो आपकी उस तरह से नहीं पड़ेगी सर्वर्स की, लेकिन स्टिल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करें अपने डाटा सेंटर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप सर्विसेज को जस्ट रेंट कर लें। सर्वर जो है वो उसको एक सर्विस के तौर पे लें, और आप जस्ट उसको मतलब अपने ऑफिस में भी ना लेके आएँ, आप नेटवर्क के थ्रू उसको एक्सेस कर लें रिमोटली। ऐसा मैकेनिज़्म हो कि वो पड़ा हुआ भी उन्हीं के पास हो और आप उनसे ख़रीदें भी नहीं, और ना ही उसको लीज़ करें, बल्कि आप जितनी देर तक इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उतनी देर का उनको रेंट दे दें, और उस टाइम के अंदर जो मैनेजमेंट है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि जो सर्वर आपको प्रोवाइड कर रहा है उसकी मैनेजमेंट, उसका बैकअप, उसकी रेप्लिकेशन, सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी जो है वो उस सर्विस प्रोवाइडर या सर्वर प्रोवाइडर की है। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो है ये तीसरे वाला मॉडल आपका होता है, यही काम करता है। जो आपको तीन जो मॉडल्स आपको बताएं, इनफैक्ट नॉट पैराडाइम, जो तीन आपको मॉडल बताएं, एक ही आपको बताया जी, एक ऑप्शन आप ये यूज़ करें कि आप सर्वर परचेज़ कर लें। दूसरा ये कि आप सर्वर किसी से ले लें, मैनेज और कॉन्फ़िगर आप खुद करें, और जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप रिटर्न कर दें, लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैनेजमेंट की है वो आपकी अपनी है। पहले में आप परचेज़ भी आपने खुद करना है, उसमें अप फ्रंट कास्ट काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे में आपकी कास्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए जो एफ़र्ट्स हैं और फिर जो उसको चलाने के लिए जो कास्ट है वो स्टिल इन्वॉल्व है। तीसरे में ये था कि आप सर्विस प्रोवाइडर से ही करें कि वो सिर्फ आपको उस तक एक्सेस दे दे, लेकिन मैनेज और मेंटेनेंस जो उसकी है, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ वो खुद करें। क्लाउड कंप्यूटिंग भी कुछ इसी तरह का मॉडल है। ठीक है, इसमें आप तीसरे ऑप्शन को यूज़ करते हैं। You sign up for a service from a cloud provider, for instance AWS EC2, Elastic Computing Cloud या Elastic Cloud Compute, इसको इस तरह से कुछ इसका नाम है। EC2 stands for ECC, Elastic Cloud Compute। तो इसकी सर्विसेज होती हैं जी। EC2 एक सर्विस है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की तरफ से, जिसमें वो आपको वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड करते हैं। वर्चुअल मशीन्स के ऊपर बाद में बात होगी कि वो क्या चीज़ होती हैं। योर क्लाउड इंस्टेंस इज़ एक्सेसिबल ओवर नेटवर्क, इट इज़ हाईली स्केलेबल, यू कैन रिक्वेस्ट रिसोर्सेज ऑन डिमांड एंड पे एज यू गो। पे एज यू गो का मतलब ये है कि जितना टाइम आप इस्तेमाल करेंगे आपको ये मे बी कुछ केसेस में पर डे होती हैं कुछ सर्विसेज इनकी, कुछ सर्विसेज इनकी पर आवर होती हैं, कुछ सर्विसेज पर एनम होती हैं, कुछ सर्विसेज इनकी पर मंथ होती हैं। तो जैसे आप EC2 की इंस्टेंस लेंगे तो आप एक महीने के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि अगर आपको आवर्स के लिए सर्विसेज चाहिए और आप कोई कस्टम किस्म का एक उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं तो वो आपको उस तरह की भी प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, ये भी होता है इवन AWS के अंदर कि आप जितनी देर के लिए ऑन करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 आवर के लिए अगर आप सर्वर ऑन करते हैं और आपको 1000 ऐसी सर्वर्स चाहिए, तो आप 1000 मशीन्स 1 आवर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आप उनको छोड़ देंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको बाकी आप मतलब फॉर एग्जांपल अगले 100 आवर्स जो हैं वो सिर्फ एक मशीन के साथ काम करते हैं, एक EC2 इंस्टेंस के साथ काम करते हैं। तो अब क्या होगा कि आपको 99 आवर्स तक एक ही मशीन के पैसे चार्ज होंगे, एक ही EC2 इंस्टेंस के पैसे चार्ज होंगे, जबकि 1 आवर के लिए आपको 1000 ऐसी वर्चुअल मशीन्स के पैसे चार्ज होंगे। ठीक है, तो ये बेनिफिट है इसके अंदर कि आप जितना इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से आप पे करते हैं।
अच्छा, ये आपको ऑन डिमांड आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि जितनी आपकी डिमांड होती है आपकी एप्लीकेशन की, आपकी जो सर्विसेज आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं, तो उस पे जितना लोड आपकी वेबसाइट पे पड़ेगा या आपके सर्वर के ऊपर पड़ेगा, तो उस हिसाब से वो उतनी इंस्टेंसेस वो ऐड करता जाएगा। तो जैसे ही लोड ख़त्म होगा तो आप बड़ी आसानी से वो जो रिसोर्सेज हैं वो रिलीज़ कर सकते हैं, ताकि उनके पैसे आपको एक्स्ट्रा ना पड़ें। जबकि नॉर्मल जो सिनेरियो होते हैं उनमें ऐसे नहीं होता। In simple words, cloud computing is a refinement of the रेंटल मॉडल। जो थर्ड ऑप्शन था, जो थर्ड मॉडल था रेंटल मॉडल, ये उसको भी रिफाइन करके देता है और बहुत फाइन ग्रेन लेवल तक इसको ये रिफाइन करके इम्प्रूव करके देता है विद विद शॉर्टर टाइम स्केल्स और रिसोर्स रेंटल फॉर रिसोर्स रेंटल। जी, रिसोर्सेज को रेंट करने का ये एक शॉर्टर पीरियड के लिए भी आप कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप लॉन्गर पीरियड के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर 1 साल का एग्रीमेंट किया है तो आप 1 साल तक की सारी सर्विसेज यूज़ करें। आप जितनी देर के लिए यूज़ करेंगे उसके हिसाब से मे बी पर आवर बेसिस पे आपसे चार्ज हो। अब हम ज़रा एक दूसरी तरह से इसको देखते हैं जी, कि सपोज़ यू वांट टू ट्रैवल फ्राम इस्लामाबाद टू कराची। एक ऑप्शन तो ये है कि आप मोटरसाइकिल रिक्शा या मतलब एक मोटर रिक्शा जो है ना, वो आप उस पे जाएं। डेफिनेटली इट विल नॉट बी फिजिबल टू गो दैट लॉन्ग ऑन रिक्शा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो है वो एक अपनी गाड़ी पे चले जाएं। आप इसमें भी मेंटेनेंस का जो काम है, डेफिनेटली आप इस पे जा तो सकते हैं, लेकिन इसमें मेंटेनेंस का काम ज़रा ज़्यादा होगा। और दूसरी बात ये है कि क्या ये उतनी आरामदेह है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या मतलब जितना आपको इतने 24 आवर्स या 26 आवर्स जो आपने ट्रैवल करना है बाई रोड, तो क्या आप को उतना सुकून इस गाड़ी में मिलेगा। सेम इज़ दी एग्जांपल विद दिस वन एंड दिस वन। अब यहाँ पे आपका कंफर्ट लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन अब ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होना शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट गोइंग बाई ट्रेन। अगर आप ट्रेन से जाना चाहेंगे तो अब क्या होगा, आपको शायद इन सबसे सस्ती जो है वो आपको ट्रेन पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बाकियों का जो फ्यूल ही हो जाएगा, फिर मेंटेनेंस जो हो जाएगी, फिर जो आपकी एफर्ट इन्वॉल्व होगी। जबकि जब आप ट्रेन के थ्रू जाएंगे तो उसमें आपके सुकून का भी ख्याल रखा गया होगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होगी इसकी कि आप इसका फ्यूल का अरेंजमेंट करें, इसकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करें। सारी चीज़ें जो हैं वो आपके ज़िम्मे नहीं है, जबकि आपका जो इसका रेंट होगा वो आप जो पे करेंगे वो सबसे कम होगा। लेकिन इसको ज़रा दूसरी तरह से भी देखें कि रिक्शा जो है वो आप ओन कर सकते हैं। ठीक है, बाइक या बाईसाइकिल आप ओन कर सकते हैं, गाड़ी आप ओन कर सकते हैं, लेकिन क्या आप ट्रेन ओन कर सकते हैं। और ट्रेन का जो मतलब जो ट्रैक है वो क्या आपका अपना है। अब यहाँ पे वहाँ पे अब आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें दोनों तरह से देखना है कि क्या आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी चाहिए। अगर परचेज़ नहीं करनी चाहिए तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके पास दूसरी सूरत में क्या ऑप्शन है। अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आप ट्रेन परचेज़ नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी के स्टॉप्स पे जाके रुक भी सकें और वहाँ पे थोड़ी देर पिकनिक भी मना सकें और फिर इस तरह से ट्रैवल करते हुए जाएँ, तो डेफिनेटली फिर ट्रेन वुड नॉट बी अ गुड ऑप्शन। उस सूरत में फिर आप प्रेफर करेंगे जी कि कोई अच्छी सी गाड़ी हो। लेकिन आप गाड़ी की भी प्राइसेस के हिसाब से देख लें। अगर पैसे अगर आपके पास इतने हैं कि आप एक रिक्शा ख़रीद सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप उस सूरत में फिर जो है वो आप दूसरी कोई चीज़ आप यूज़ कर ही नहीं सकते। तो अब अगर आप ट्रेन को इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप ट्रेन अगर आपकी बेशक आपकी अपनी नहीं होगी, लेकिन आपकी जो पॉकेट से जो पैसे लगेंगे वो एक रिक्शे की प्राइस से भी कहीं कम लगेंगे। और इवन जितना फ्यूल आप कंज्यूम करेंगे उससे भी बहुत कम पैसों में आप ट्रेन के थ्रू पहुंच भी जाएंगे। और उसके साथ साथ आप जो है वो उसमें आपको हेडेक भी काफ़ी कम होगा, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर कोई नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है आपकी। ठीक है, सिवाय इसके कि बस आपने वो टाइम गुजारना है। तो डेफिनेटली जब आप ये करते हैं तो अब आपकी जो कास्ट होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो यही वाला तरीक़ाकार अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर फिट करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक रेंटल मॉडल है, जिसमें मशीन्स जो होती हैं, जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं वो आपके अपने नहीं हो जाते, लेकिन आप को जो काम करना होता है, कोई साइंटिफिक वर्क है, कोई बिजनेस का वर्क है जिसके लिए एकदम से लोड ज़्यादा आ गया, तो अब आप जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल होता हूँ कि जब आप के मैट्रिक एफएससी के जब बोर्ड का रिज़ल्ट आता है तो वेबसाइट्स चोक हो जाती हैं।
वो इस वजह से चोक हो जाती हैं कि हज़ारों के हिसाब से लोग जो होते हैं वो उनको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वेबसाइट्स वो लोड बियर नहीं कर सकती। तो इफ़ेक्टिवली क्या होता है कि वो रिस्पांस टाइम बहुत स्लो हो जाता है, बहुत मुश्किल से वेबसाइट ओपन होती है। तो उस सूरत में होना ये चाहिए कि आपके जो सिस्टम है, जो आपकी वेबसाइट है, बोर्ड की वेबसाइट है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। उसके ऊपर वो एक से ज़्यादा सर्वर्स पे रन हो रही होनी चाहिए, और जैसे ही लोड ज़्यादा होता है एक सर्वर पे, तो दूसरा सर्वर ऑन हो जाए और कुछ लोगों को उस पर रीडायरेक्ट कर दिया जाए। तो देयर शुड बी सम वे आउट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए पहले और बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। जैसे अभी आजकल के दौर में हम मोबाइल फ़ोन्स को देख रहे हैं, स्मार्टफोन्स को देख रहे हैं। तो क्लाउड बाय द वे क्या चीज़ है और इसका मोबाइल के साथ या कंप्यूटिंग डिवाइसेस के साथ क्या ताल्लुक है? यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है जिसकी पिक्चर आपने पिछली स्लाइड में देखी। G5 स्मार्टफोन की एग्जांपल है। इसके ऊपर एक इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आती है जी, जिसे जी क्लाउड कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर आप कॉन्टैक्ट्स भी डाल सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें भी कर सकते हैं। बाय द वे ये आज से 5 साल पहले की राइटिंग है, बल्कि इनफैक्ट मेरा ख्याल है 8 साल पहले की राइटिंग है। तो अब हो सकता है कि ये फर्दर इम्प्रूव कर गई हो या इससे बेहतर चीज़ें अब आ चुकी हों। बाय द वे अब अगर आप देखें, हुआवे का अपना क्लाउड होता है जी, सैमसंग का मेरा ख्याल अपना स्टोर होता है। तो ये आपको ना इनको वो बाकायदा हुआवे वाले जैसे कहते हैं, HI क्लाउड उसका नाम है। तो इसी तरह से एसूस का वेब स्टोरेज है। तकरीबन तमाम ही गूगल की, जैसे गूगल की एग्जांपल है, गूगल का अपना क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना क्लाउड है, अमेज़न के अपने क्लाउड्स हैं। तो क्लाउड्स क्या हैं जी? दे आर नथिंग बट वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज, वर्चुअलाइज्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। आपको स्टोरेज वो देते हैं जी, आप साल के उनको पैसे दें जी, फॉर एग्जांपल $15 $20 साल के वो आपसे पैसे लेंगे, और वो कहेंगे कि आप इस तरह करें कि आप हमसे 1 GB या 10 GB या 100 GB जो स्टोरेज है उसके ऊपर अपना डाटा सेव करें। तो इफ़ यू लाइक, अगर आपकी ज़रूरत है, अगर आपका बिज़नेस का डाटा है और जो आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस का डाटा कहीं पे ऑनलाइन सेव रहे, तो वो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं बाय द वे। ठीक है, तो ये भी उस तरह की एग्जांपल है। आप देख सकते हैं जैसे वन ड्राइव है माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये भी क्लाउड तरह की सर्विस है। ठीक है, इसी तरह से गूगल ड्राइव है, तो ये भी इसी तरह की एग्जांपल्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स जो हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, या क्लाउड की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, अभी हम क्लाउड के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को एक अभी परेशानी होती है कि जी हम इसके बारे में फ़ीचर्स की बात कर रहे हैं, हम इसके बारे में इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, इसके और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं, लेकिन बाय द वे क्लाउड होता क्या है, अचीव कैसे किया जाता है, हम इंशाल्लाह वो भी आगे चल के बताएंगे। उसको समझने के लिए बहुत सारे पैराडाइम्स को समझना पड़ेगा, लेकिन हम पहले देखते हैं कि आइडिया क्या था। अब ये आइडियाज़ जो हम आपको बता रहे हैं, ये आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले जो लोगों ने बातें की थी कि क्लाउड ऐसा कि कंप्यूटर्स जो हैं फ्यूचर के वो ऐसे होने चाहिए। तो अब वो हमारे लिए रीसेंट पास्ट या प्रेजेंट की बात है। अब हम प्रेजेंट की बात करें, अब हर जगह पे क्लाउड का जिक्र हो रहा है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि लोगों ने इसको कैसे विजुअलाइज़ किया था, वो कैसी बातें कर रहे थे कि कंप्यूटर को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जिस ज़माने में ये बातें की गई, उस ज़माने में अभी जो कंप्यूटर होता था वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और मिलिट्री इदारे और बहुत बड़े बड़े बैंक्स और इसी तरह कुछ मीडिया सेंटर्स जो होते थे, सिर्फ वही अफोर्ड कर सकते थे। आम लोगों की अप्रोच में या उनके क्या कहते हैं, जो मतलब उनके जो फाइनेंशियल स्टेटस था उसके हिसाब से वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इट वाज नॉट अ लग्जरी एट दैट टाइम। पहली चीज़ जो है जी कि ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, रिसोर्सेज कैन बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। आपकी जो स्लाइड्स हैं उसमें प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर है, विच इज़ इनकरेक्ट। प्रोवाइडेड टू द कस्टमर इन अ फुली ऑटोमेटेड फैशन विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटरेक्शन एट दी सर्विस प्रोवाइडर। कि सर्विस प्रोवाइडर के एंड पे ये लाजमी नहीं है कि वो आप उसको ऑर्डर करें फ़ोन पे या ईमेल के थ्रू और वो आपको उसके हिसाब से, मतलब वो अगर बंदा छुट्टी पर है तो उसका मतलब है कि आपका काम नहीं हो सकता, ऐसे नहीं है।
अब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जी, अगर आप अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का आपका अकाउंट है या माइक्रोसॉफ्ट एजोर का अकाउंट है, अब आप सर्विसेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस आपने लॉगिन करना है, उस सर्विसेज आप सब्सक्राइब करेंगे और आपको जो है वो प्राइस आपको साथ ही बता देगा विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द ह्यूमन। तो पहली चीज़ तो है ये कि इस तरह का सिस्टम हो ना, तो फिर क्लाउड कंप्यूटिंग का मज़ा आएगा। दूसरी चीज़ क्या है जी कि ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। अब आप इसके ऊपर जो है ना वो डायल अप इंटरनेट के थ्रू आप नहीं कर सकते। अच्छा डीएसएल कनेक्शन होगा आपके एंड पे भी और सर्वर के एंड पे भी, तो ही जाके आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ फिर इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे, काफ़ी सारे लूप होल्स फिर रह जाएंगे और फिर आपको ये कोई चीज़ अच्छी तरह से नहीं मिलेगी। तो इसके लिए जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है और इसका जो फीचर है, आप करेक्टरिस्टिक कह सकते हैं कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग तब कहेंगे जब ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस हो। अच्छा जी, रिसोर्स पूलिंग जी। जो इसमें रिसोर्सेज होते हैं डेफिनेटली हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आपकी डिस्क होती है, आपका प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है। तो एक चीज़ तो ये है कि फ़िज़िकल रिसोर्सेज होते हैं। दूसरी जो चीज़ है कि वो रिसोर्सेज को इस हिसाब से ग्रुपिंग उनकी कर देते हैं, इस तरह से उनकी पूलिंग कर देते हैं, उनको पूल कर बना लेते हैं, उनके पूल या ग्रुप बना देते हैं कि वो बड़ी आसानी के साथ आप मतलब एक पूरा पैकेज ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आप माइक्रो इंस्टेंसेस होती हैं इसकी AWS EC2 की, तो उसमें एक T1 इंस्टेंस होती है, एक T2 इंस्टेंस होती है। ये माइक्रो इंस्टेंसेस होती हैं। फिर उसके बाद उससे बड़ी इंस्टेंसेस आ जाती हैं। तो जो T1 इंस्टेंसेस होती हैं वो यूजुअली फ्री होती हैं, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है 1 GB या 2 GB रैम होती है और कुछ मतलब इस तरह से स्टोरेज होता है, कोई मेरा ख्याल है 30 GB का स्टोरेज होता है। आप उसके ऊपर बाकायदा लिनक्स और विंडोज़ या विंडोज़ इंस्टॉल करके आप अपने सॉफ्टवेयर भी उस पर चला सकते हैं एंड दे वर्क फॉर यू। ठीक है, आप उसके ऊपर छोटा मोटा सॉफ्टवेयर भी चला सकते हैं, उसके ऊपर क्रोम इंस्टॉल कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप उस पर फेडोरा या यूबंटू या इस तरह के जो लिनक्स के फ्लेवर्स हैं आप उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप अब वो जो है वो जो आप इंस्टेंस इस्तेमाल करें, EC2 इंस्टेंस उसे कहते हैं, वो जो एक वर्चुअल मशीन आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो समझ लें कि उसमें जो रैम है, जो हार्ड डिस्क है, वो एक्चुअल में फिज़िकली वो हो सकता है बहुत बड़ी रैम लगी हुई हो। ठीक है, हो सकता है कि उसके अंदर 8 GB की 100 स्लॉट्स लगी हुई हों या 1000 स्लॉट्स लगी हुई हों। अब आपको वो उसमें से 2 GB दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो वर्चुअलाइज करके आपको दे रहे हैं। आपको जो है ना वो अलग से एक उसका वर्चुअल सेगमेंट करके दे रहे हैं, उसके पार्ट्स लॉजिकल पार्ट्स बना के आपको दे रहे हैं। अब ये कैसे किया जाता है, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह लेटर किसी क्लास में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि इलास्टिक चीज़ वही होती है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हैं और जैसे ही आप छोड़ते हैं तो वापस वो अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो इलास्टिसिटी का मतलब ये है, रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि आपको जैसे ही डिमांड बहुत ज़्यादा आपकी होगी, यकदम आपकी वेबसाइट पे 500 यूज़र जहाँ पे पहले आ रहे थे पर आवर, अब पर आवर जो है वो 1 लाख यूज़र्स आना शुरू हो गए। तो क्या हो गया, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को इस हिसाब से अडॉप्ट करे कि अगर एक सर्वर पहले 500 यूज़र्स के लिए काफ़ी था, तो अब 1 लाख के लिए जितने सर्वर्स आपको चाहिए वो उतने सर्वर्स आपके लिए फिर वो प्रोविजन कर दे। प्रोविजन करने का मतलब ये है कि आपके अकाउंट में वो डाल दें और आपके जो क्लाइंट्स, जो विजिटर्स आपकी साइट पे आ रहे हैं, उनको कोई ये फील ना हो कि आपका सर्वर जो है ना वो चोक हो गया है, वो अब लोड उठाने के काबिल नहीं रहा, वो अब नॉन रिस्पॉन्सिव हो गया। तो उससे बचाने के लिए और आपकी कंपनी की रेप्यूटेशन को बहाल रखने के लिए फिर क्या किया जाता है, उनको बड़ी क्विकली आपको वर्चुअल मशीन्स फर्दर जो सर्वर्स होते हैं वो आपको रेप्लिकेटेड सर्वर्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। उस इसी तरह से जैसे अब यकदम जो है ना 1 लाख से 80,000 आ गए अगले घंटे में, तो अब क्या होगा कि जितना लोड कम होता जा रहा है उसी हिसाब से वो लोड बैलेंसर एक्स्ट्रा मशीन्स को वो निकालता जा रहा है और लोड जो होता है वो बैलेंस करता जा रहा है, बाकी मशीन्स पे बराबर बराबर डालता जा रहा है। ये जो चीज़ कहलाती है इसे कहते हैं रैपिड एलोकेशन एंड रैपिड रिलीज़। ठीक है, या रैपिड प्रोविजनिंग एंड रैपिड रिलीज़। तो इसको आप कहते हैं जी रैपिड इलास्टिसिटी। जो प्रोविजनिंग और रिलीज़ है इसको हम ओवरऑल दोनों को मिला के जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रैपिड इलास्टिसिटी।
मेजर्ड सर्विस है जी, जिस तरह से आपकी बिजली मेजर की जाती है किलोवाट आवर्स में, या आपका पानी मेजर किया जाता है जी आपने कितना इस्तेमाल किया, या आप और कोई चीज़ जैसे दूध लेते हैं जी, वो कितने लीटर आपने लिया, ठीक है, तो किस रेट पे लिया, तो वो पर लीटर आपको चार्ज किया जाता है। बिजली जो थी वो आपको पर किलोवाट आवर के हिसाब से, जैसे यूनिट आप कहते हैं, वो आपने किस हिसाब से मतलब आपको चार्ज की गई, वो आपको लिखा होता है बिल के ऊपर, या आपने कितनी कॉल्स की, कितने मिनट्स की कॉल्स की, किस रेट पे आपको जो है वो आपका बिल बना। यही वाला हाल कंप्यूटिंग के अंदर भी है। कंप्यूटिंग के अंदर इस तरह से है कि आपने फॉर एग्जांपल कितने गीगाबाइट या कितने टेराबाइट आपने जो है ना वो डाटा आपने स्टोर किया पर मंथ, ठीक है, मतलब कितना आपने स्टोरेज जो है वो यूज़ किया। यूज़ करने से मुराद ये कि जो आपने रिज़र्व किया, फॉर एग्जांपल आपने कहा जी कि मुझे 50 GB जो है वो स्टोरेज चाहिए, ठीक है, 1 महीने के लिए, तो वो उसके चार्जेस वो आपसे पर मंथ चार्ज करेगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप कहते हैं कि अच्छा एडिशनली अगर मुझे ज़रूरत पेश आ गई तो जितनी देर मैं इस्तेमाल करूँगा, जितनी GB इस्तेमाल करूँगा पर GB मैं आपको फॉर एग्जांपल लेट से जी 50 सेंट दूंगा, यानी कि आधा डॉलर दूंगा, ठीक है। तो वो उस हिसाब से भी आप उनके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से बैंडविड्थ के ऊपर किया जा सकता है, CPU कोर्स और जो उसके जो क्लॉक साइकिल्स हैं, इवन उसके ऊपर जो है वो आप मेजरमेंट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप चार्जेस कर सकते हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीज़ें तो हम फिजिकल कंप्यूटर के साथ कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है जी क्लाउड में और एक देखें, एक तो आप सर्वर लेके कहीं पे रख दें और उसके ऊपर आप कह दें कि अच्छा जी इसकी 2 GB वो यूज़ कर सकता है, वो यूज़ कर सकता है, कोई आप सॉफ्टवेयर उसके ऊपर डाल दें जो कि मॉनिटरिंग का हो, तो डिफरेंस कहाँ पे आता है। अगर ये डिफरेंस वैसे काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका हुआ है। हम अभी बात करेंगे दूसरे पैराडाइम्स की, कि दूसरे कंप्यूटिंग पैराडाइम्स जो थे, मतलब कि हम देखते हैं वो कौन कौन से पैराडाइम्स थे, उनको देखते हुए फिर हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो फिर समझ आएगी, ठीक है जी। तो बाय द वे कंप्यूटर है क्या, एक कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है, एक आप इवन कोई एम्बेडेड सिस्टम आप ले लें, जैसे माइक्रोवेव ओवन है, आपको आप किसी हद तक उसको भी आप कंप्यूटर कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से तो ये भी कंप्यूटर्स हैं। तो कंप्यूटर बाय द वे करता क्या है जी, या तो वो कैलकुलेट करता है, गेम थ्योरी इसमें इन्वॉल्व होती है जी। मतलब अगर आप जैसे कोई अगर अच्छा अगर पॉजिटिव अगर एक काम अगर हो रहा होता है, कोई जैसे कोई गेम खेलते हुए कोई अगर प्लेयर अच्छी तरीके से प्ले करता है तो वो क्या करता है, उसको रिवार्ड मिलता है, और अगर वो रॉन्ग अगर खेलता है तो उसको पेनल्टी पड़ती है, री लर्निंग उसे कहते हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, उस दूसरी बात ये कि एक और जिसमें चीज़ इन्वॉल्व है एम्बेटल, ठीक है, मतलब कि आप जैसे रिसोर्सेज के लिए जब आप फाइट करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा यू आर थिंकिंग, जैसे आप सोचते हैं, आप जैसे एक इमेजिन करते हैं कि मैंने इस तरह हिसाब किताब लगाना है, मतलब आप डिफरेंट चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। लेट से आप कोई अपना कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, कैलकुलस का, लीनियर अलजेब्रा का, मैट्रिसेस का, ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग का कोई काम करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कंप्यूटिंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो कंप्यूटिंग क्या चीज़ है जी, इन कंप्यूटर साइंस के अंदर हम अगर कंप्यूटिंग की बात करें तो वी कैन डिफाइन कंप्यूटिंग टू मीन एनी गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी रिक्वायरिंग बेनिफिटिंग फ्रॉम और क्रिएटिंग कंप्यूटर्स। मतलब या तो वो कंप्यूटर्स रिक्वायर जहाँ पे आप करते हैं, कोई ऐसी टास्क है जिसमें कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, या आप उससे कंप्यूटर से कोई बेनिफिट उठा रहे हैं कोई गोल अचीव करने के लिए, या इवन आप कंप्यूटर्स अगर क्रिएट कर रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग इन कंप्यूटर साइंस की काफ़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। इसमें आप ये कह सकते हैं जी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अगर आपने बनाना है और पूरा एक सिस्टम अरेंज करना है, तो उसको आप कह सकते हैं जी कि ये एक कंप्यूटिंग है, ये हम कहते हैं जी कंप्यूटिंग। उसके अलावा प्रोसेसिंग हो सकती है, स्ट्रक्चरिंग एंड मैनेजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे आप डेटाबेसेस बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं,
तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। प्रोसेसिंग आप बनाते हैं, डिफरेंट आप एल्गोरिदम्स लगाते हैं, मशीन लर्निंग के हो गए, और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो इसमें आपकी प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है। डूइंग साइंटिफिक स्टडीज़ यूजिंग कंप्यूटर्स, मेकिंग कंप्यूटर सिस्टम behave intelligently, creating and using communication and entertainment media। बहुत सारी जगहों पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी के अंदर भी आप एक तरह से कंप्यूटिंग ही कर रहे होते हैं, क्योंकि आप कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए आप कुछ काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर पैराडाइम्स की अभी हम बात करते हैं, ये तो हमने कंप्यूटर की बात की, तो हमने कहा जी कि कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है, जो कि उसमें हम कैलकुलेट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि इसमें कौन कौन से आपके पैराडाइम्स इन्वॉल्व हुए हैं, जो हमने अभी तक इस स्लाइड में, पिछली स्लाइड्स में जो जिक्र किया है और इस स्लाइड में भी हम पूछ रहे हैं कि कंप्यूटिंग पैराडाइम्स क्या क्या हैं, कौन कौन से कंप्यूटिंग पैराडाइम्स हैं जी अवेलेबल। तो ये हैं जी कंप्यूटिंग पैराडाइम्स। पर्सनल कंप्यूटिंग होती है जी, मोबाइल एंड ऑटोनोमस कंप्यूटिंग होती है, ठीक है। और उसके अलावा यूबिक्विटस और परवेसिव कंप्यूटिंग होती है, जिसको आमतौर पे हम मोबाइल कंप्यूटिंग भी किसी हद तक कह सकते हैं। इसका ताल्लुक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ है, लोगों ने सुना होगा आजकल ये काफ़ी। अच्छा, सुपर एंड पैरेलल कंप्यूटिंग है, यूटिलिटी कंप्यूटिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, पैरेलल कंप्यूटिंग है, क्लस्टर्ड कंप्यूटिंग है, ग्रिड कंप्यूटिंग है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं। पैरेलल बाय द वे सुपर एंड पैरेलल के साथ आ चुकी है, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लस्टर एंड ग्रिड, ठीक है। तो ये जो है, ये तीनों जो हैं, ये हम कह सकते हैं कि ये भी पैरेलल कंप्यूटिंग ही की एक स्पेशलाइज्ड किस्म की टाइप है। एंड फाइनली देयर विल बी क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे किसका जी, हम जिक्र करेंगे पर्सनल, मोबाइल एंड ऑटोनोमिक कंप्यूटिंग का। पर्सनल कंप्यूटिंग जी, अब आप एक बंदा जनाब कंप्यूटर ख़रीद लेता है, एक ओन करता है जी, जिसे आप लैपटॉप कह सकते हैं। अच्छा, इस सिस्टम को मेंटेन कौन करता है? डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक जिसका कंप्यूटर होता है वो खुद ही उसकी मेंटेनेंस कर रहा होता है, या फिर जाके पैसे दे के तो वो किसी से करवा के लाता है, हार्डवेयर शॉप से। अच्छा, अनकस्टमाइजेबल, कस्टमाइजेबल है या अनकस्टमाइजेबल है? डेफिनेटली कस्टमाइजेबल है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से आप इसको चेंजेस इसमें कर सकते हैं जी। आप कहते हैं जी इसमें चलो जी 80 GB हार्ड डिस्क लगी हुई है, नहीं जी अब बहुत छोटी हो गई है, बहुत पुरानी बात हो गई है जी, मुझे नहीं चाहिए, मैंने 1 TB की इसके अंदर SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव लगवानी है, ठीक है। SATA भी नहीं चाहिए, SSD लगवानी है जी, ठीक है। मैंने इसमें 8 GB रैम करानी जी, पहले 2 GB लगी हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आप इसके अंदर अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। यूटिलाइजेशन, अब पर्सनल प्रोग्राम्स अगर आपने कोई छोटे मोटे काम करने हैं उसके लिए तो ठीक है, अगर एंटरप्राइज लेवल की प्रोसेसिंग करनी है तो फिर उसके लिए डेफिनेटली ये काफ़ी नहीं होगा। एंड फाइनली अप फ्रंट कास्ट, अप फ्रंट कास्ट का मतलब ये है कि जब आप ख़रीदते हैं तो कितने पैसे आपको पड़ते हैं, आप यानी इनिशियली जब आप इसको परचेज़ करते हैं और अपने घर पे इंस्टॉल करते हैं तो कितना खर्चा आता है। तो डेफिनेटली इसकी कास्ट जो होती है, अगरचे मतलब बाकी कंप्यूटर्स के मुकाबले में तो बहुत कम होती है, 35-40 हज़ार में अच्छा खासा कंप्यूटर तैयार हो जाता है। तो आगे आ जाएं जी, ऑटोनोमिक कंप्यूटिंग, या इनको मैं एक नाम देता हूँ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स जो होते हैं, ठीक है जी। स्टार्टेड बाई IBM इन 2001, डेवलप कंप्यूटर सिस्टम्स केपेबल ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट एंड सेल्फ हीलिंग एज वेल। सेल्फ मैनेजमेंट से मुराद ये है कि ऐसे इसके अंदर इंटेलिजेंट आप कह लें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जो कि मतलब उसको खुद से ही मैनेज कर रहे होते हैं। आप उसके अंदर नोड्स, आप कंप्यूटिंग नोड्स ऐड करते जाते हैं, रिसोर्सेज ऐड करते जाते हैं, और जैसे ही बस आप स्विच ऑन करते हैं इनका, उन डिवाइसेस का, उनको बताते हैं कि जी ये चीज़ें, ये डिवाइसेस इस बोर्ड के ऊपर लगें, उस हिसाब से वो फिर अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं जी, ठीक है, चेंज कर लेते हैं। और इनकी ख़ास बात ये है कि ये जिस तरह ह्यूमन बीइंग के अंदर जो न्यूरॉन ऑटोमेटिक न्यूरॉन सिस्टम होता है, ऑटोनोमिक न्यूरॉन सिस्टम ANS ह्यूमन बॉडी का, जिसमें आपका सारा ब्लड सर्कुलेशन कैसे होनी है, ठीक है, आपकी हार्ट बीट कैसे कंट्रोल होती है, आपका नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल होता है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल उसी को सामने रखते हुए, जिस तरह से आप रिफ्लेक्सेस को यूज़ करते हैं, रिएक्ट करते हैं गर्म या ठंडी चीज़ के साथ हाथ टकराने से, तो बिल्कुल उसी तरह से ये भी रिएक्टिव सिस्टम्स होते हैं।
ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर सेल्फ मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म करती है। ओके जी, मोबाइल कंप्यूटिंग जी। मोबाइल कंप्यूटिंग is defined as taking a computer and all of its necessary files and software out into the field। जहाँ पे आप जा रहे हैं जी, जहाँ पे आप एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका सारा डाटा, आपका सारा इन्वायरमेंट, कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, सारी चीज़ें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ वो आपके साथ जा रहे हैं। ठीक है, बीइंग एबल टू यूज़ ए कंप्यूटिंग डिवाइस even when being mobile and therefore changing location। पोर्टेबिलिटी इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। इसमें है ही असल चीज़ पोर्टेबिलिटी, कि आप बड़ी आसानी के साथ इसको एक जैसे लैपटॉप है जी, लैपटॉप एक बहुत अच्छी एग्जांपल है मोबाइल कंप्यूटिंग की, कि आपको ज़रूरत नहीं पेश आती कि आप वो सीपीयू खोलें, केबल्स खोलें, बस एक चार्जर लें साथ और एक दिन आप लैपटॉप को बंद करें और उसको बैग में डालें और उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। इवन जो आजकल के स्मार्टफोन्स हैं वो भी आपके काफ़ी हद तक समझें कंप्यूटर ही हैं, अगरचे वो इस तरह के कंप्यूटर्स नहीं हैं, लेकिन काम तो वो कंप्यूटिंग तो उसके अंदर, जैसे देखिए आईपी एड्रेस उसके अंदर होता है, और आपको क्या चाहिए होता है जी कंप्यूटर में, प्रोसेसर उसके अंदर लगा होता है, रैम उसके अंदर होती है, स्टोरेज उसके अंदर होती है, और क्या चीज़ है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम उस तरह का नहीं होता, कीपैड उसके अंदर होता है। तो स्मार्टफोन्स आर लाइक कंप्यूटर्स, और उनको हम कंप्यूटिंग के अंदर मोबाइल कंप्यूटिंग का पार्ट आप उसको कह सकते हैं जी। अच्छा जी, अब अगली बात हम करते हैं जी यूबिक्विटस एंड परवेसिव कंप्यूटिंग की बात करेंगे जी। यूबिक्विटस का क्या मतलब है जी? सीमिंग टू बी इन ऑल प्लेसेस, जनाब हर जगह पे आपको यानी एक ऐसी चीज़ जहाँ पे आप कहें जी हर जगह पे ये चीज़ जाहिर है, पता चल रहा है कि हर जगह पे कंप्यूटर्स ही कंप्यूटर्स आ गए हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स एक आम सी बात है, किसी के पास जब आप कंप्यूटर देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, इवन आजकल के आप टच स्क्रीन मोबाइल अगर किसी के पास देखते हैं तो आपको हैरत नहीं होती। अगर आप 20 साल पीछे चले जाए ना, तो अगर किसी के पास ऐसा मोबाइल होता जिसके ऊपर इवन आप सिंपल एक वीडियो या उसके अंदर कैमरा अगर होता, तो वो मोबाइल जो होता था वो बड़ा ख़ास समझा जाता था आज से 20 साल पहले। ठीक है, तो इवन 20 साल तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हूँ, 2008 के ज़माने में। ठीक है, जब हमने ग्रेजुएशन की थी तो उस ज़माने में हम देखा करते थे कि जिसके पास नोकिया का एक 6600 एक मोबाइल सेट आया था, तो उसके अंदर ना मतलब वो वीडियो प्ले होती थी और बड़ी मतलब वो उसके अंदर इस तरह से था, वो ऑटो रोटेट स्क्रीन थी और फुल स्क्रीन करके आप सॉन्ग्स या वीडियोस आप देख सकते थे। तो वो हमारे लिए एक ख्वाब बन गया था, हम कहते थे बस ये हमारे पास ये मोबाइल होना चाहिए। तो अब उससे बहुत अप मॉडल्स भी आए और उनको उनकी भी कोई वैल्यू नहीं रही। ठीक है, तो अब जो है ना ये चीज़ें मतलब जो आज से 10 साल 12 साल पहले जो मतलब बहुत ही यानी उस वक्त जो चीज़ें समझी जाती थी कि ये बहुत ज़्यादा एग्जैक्टिव टाइप की या लाइट किस्म की चीज़ें हैं, अब उनकी भी कोई अहमियत नहीं रही, क्योंकि अब वो चीज़ें लोगों की एक्सेस तक हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये चीज़ें यूबिक्विटस हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये जो है ना अबेंडेंट हो चुकी हैं। परवेसिव का मतलब ये है जी प्रेजेंट और noticeable in every part of thing or place। हर जगह, एक तो है ना कि आपको हर जगह पे नज़र आते हैं, एक तो ये है कि आपको हर चीज़ के अंदर नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये आ जाती है आपकी परवेसिव कंप्यूटिंग। कि ना अब आप सुबह जब उठते हैं, माइक्रोवेव ओवन भी आपका कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन भी आपका एक कंप्यूटर है, मोबाइल भी आपका एक कंप्यूटर है। ठीक है, इवन गाड़ियाँ भी अब आपकी कंप्यूटर हैं। गाड़ियाँ कंट्रोल्ड होती हैं, जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है ना उनके अंदर। ठीक है, और एसी के अंदर लगा होता है जी। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक वो जो सिस्टम चल रहा होता है, थर्मोस्टेट को वो कंट्रोल कर रहा होता है, तो माइक्रो कंट्रोलर की मदद से कंट्रोल्ड होता है ना। ठीक है, तो आपको हर चीज़ के अंदर भी कंप्यूटिंग नज़र आती है। ठीक है, हर जगह पे आपको आईपी एड्रेसेस का पता चल जाता है जी। ठीक है, हर चीज़ को आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर क्यों कौन सी हुई थी, ये परवेसिव कंप्यूटिंग होगी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एमर्ज्ड इन एवरी डेज एक्टिविटीज़ एंड ऑब्जेक्ट्स, टर्म यूज्ड सिंस 1980s। और बाकी बातें अब इसके ऊपर क्या करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है सुपर एंड पैरेलल कंप्यूटिंग जी। पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर होता है जी फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग इन विच मैनी
many calculations are carried out simultaneously। बहुत सारी calculations आप, बहुत सारी computations आप parallel में कर रहे होते हैं, concurrently कर रहे होते हैं। Large problems can often be divided into smaller ones which are then solved concurrently, that is in parallel। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रॉब्लम अगर इस तरह का है कि जिसमें हर अगली जो इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर को दी जा रही है वो अगर पिछली पे डिपेंड करती है, फिर आप पैरेललिज्म जो है ना वो आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, फिर कोई फ़ायदा नहीं। आपको फ़ायदा तभी होगा जब आपका प्रॉब्लम इस किस्म का हो कि उसको डिफरेंट पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकें। तो यहाँ पे आ जाती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपके एल्गोरिदम्स आ जाते हैं कि वो कितने अच्छे डेवलप हुए हैं, कितनी अच्छी इक्वेशंस आपने उनकी बनाई हैं, किस तरह से अच्छे, कितने अच्छे आपने मॉडल्स बनाए हैं। एडवांटेजेस फिर तब आप इसको उठा सकते हैं जी। कॉस्ट एफिशिएंट, आप 3 कंप्यूटर्स का काम, 10 कंप्यूटर्स का काम आप एक ही कंप्यूटर से भी निकलवा सकते हैं, ठीक है, टू सम एक्सटेंट। अच्छा, हाई परफॉर्मेंस, ज़्यादा मतलब एक काम जो आप पहले वैसे हो सकता है आप 10 घंटे में कह रहे हूँ, लेकिन अगर आपने इसके अंदर अगर पैरेललिज्म अगर आपके सोल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्व करते हुए किसी प्रॉब्लम को, तो अगर आप उसको एक्सप्लॉइट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस मिलेगी, मतलब बहुत तेज़ी से वो काम हो जाएगा आपका। और इम्प्रूव्ड यूटिलाइजेशन, हो सकता है कि आपका वैसे CPU 1% यूज़ हो रहा हो, तो आप अगर उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो आप उसकी CPU की यूटिलाइजेशन 40% कर लें तो 40 टाइम्स फास्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम किस किस्म का है। अगर प्रॉब्लम तो इस तरह का है कि एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन, उसके बाद तीसरी इंस्ट्रक्शन, और हर इंस्ट्रक्शन पिछली इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड कर रही है, फिर आप पैरेललिज्म को अचीव नहीं कर सकते। पैरेललिज्म को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि आपका प्रॉब्लम जो है उसके अंदर और जो उसका सलूशन है उसके अंदर आप पैरेललिज्म डाल सकें। अगर वो अगर पैरेलल कर सकते हैं आप, तो फिर तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज़ आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। और आप देख सकते हैं कि अगर प्रॉब्लम अगर आपका इस तरह से डिवाइड हो सकता है सब प्रॉब्लम्स में कि वो आपस में इंडिपेंडेंटली प्रोसेस किए जा सकें, तो आप उनको डिफरेंट CPUs पे, डिफरेंट प्रोसेसर्स पे डाल सकते हैं और देख लें कितने कम टाइम में वो अचीव हो जाएगा। पैरेलल कंप्यूटिंग के जी 2 मॉडल्स होते हैं जी। एक मॉडल होता है कि शेयर्ड मेमोरी मॉडल, और एक होता है यानी फुली डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। तो अभी हम वो उसके ऊपर देखते हैं जिसमें हर एक की अपनी मेमोरी होती है। पहले में हम देखते हैं पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल को अगर हम देखते हैं, इस सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज टू एक्सप्रेस पैरेलल एल्गोरिथम्स एंड मैच एप्लीकेशंस विद द अंडरलाइंग पैरेलल सिस्टम। पैरेलल सिस्टम को आप मैच भी कर सकें ना। अगर आपके पास 4 कोर्स हैं प्रोसेसर के अंदर, क्वाड कोर प्रोसेसर है, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉब्लम को भी इस तरह से आप देख लें कि उसमें 4 इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स बन सकें जिनको फिर आप बाद में कंबाइन कर सकें। एक होता है जी इसमें शेयर्ड मेमोरी, और एक होती है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी के अंदर जो आपकी मेमोरी होती है वो ग्लोबली एक्सेसिबल होती है, और हर प्रोसेसर जो है वो उसी मेमोरी को यूज़ करता है, ठीक है, और हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, हर कोई इसको रीड और राइट कर सकता है। इसमें आपकी जो यानी हर प्रोसेसर के लिए अलग से मेमोरी नहीं चाहिए हर सिस्टम के लिए, बल्कि वो सारे के सारे एक ही जगह पे रीड और राइट करते रहते हैं। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी होती है, उसमें क्या होता है कि हर कंप्यूटर की पर्सनल अपनी मेमोरी होती है, लेकिन अब उसमें क्या होता है कि एक ही जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रिडंडेंटली हर एक पे हर सिस्टम पे अलग से इन्फॉर्मेशन सेव हो रही होती है, जबकि शेयर्ड में ऐसे नहीं हो रहा होता क्योंकि आपकी मेमोरी एक होती है। जबकि इसमें आपको रेप्लिकेशन करनी पड़ती है बहुत हाई लेवल की, जिसमें एक ही आपको पिक्चर नज़र आए तमाम मशीन्स के ऊपर, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें बेनिफिट ये होता है कि वो शेयर्ड मेमोरी जो होती है वो फिर उसमें ये होता है कि आप जब ये काम कर रहे होते हैं तो आपको मेमोरी तक एक्सेस भी बड़ी फास्ट चाहिए, जबकि यहाँ पे आपको जो आपकी मेमोरी है वो आपके पास लोकली होती है और लोकल डाटा के ऊपर आप ऑपरेट कर रहे होते हैं। दैट इज़ वाई अब आपको ये परेशानी नहीं होती कि आपने मेमोरी में जाके लिखना है तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये कि अब जब आपने अपडेट कर दिया है डाटा, अगर आपने राइट करना है तो बाकी सिस्टम्स की इस वक्त क्या पोजीशन है, कहीं डाटा इनकन्सिस्टेंट तो नहीं हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग चाहिए आपको इस पर्पज़ के लिए।
पहले में आप देख सकते हैं जी, जिसमें आप की मेमोरी जो है वो शेयर्ड है। इसकी राइट साइड पे अगर आप देखें तो इसमें मतलब दरमियान में नेटवर्क चैनल भी हैं, और कुछ सिस्टम्स जो हैं वो एक शेयर्ड मेमोरी के साथ कनेक्टेड हैं, कुछ सिस्टम दूसरे के साथ, यानी इसको उन्होंने इस तरह से थोड़ा सा हाइब्रिड टाइप एक अप्रोच दे दी है। ठीक है, पहली वाली जो है उसको यूनिफॉर्म एक्सेस कहते हैं, दूसरी वाली को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेस कहते हैं, और तीसरी वाली में आप देख सकते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन यूज़ की गई है। जी, सुपर कंप्यूटिंग क्या होती है जी? Thousands of processors are used for कंप्यूटेशन इंटेंसिव प्रॉब्लम्स, के ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जैसे एटॉमिक रिएक्टर्स को अगर आपने चलाना है, उनके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली सुपर कंप्यूटर्स चाहिए, क्योंकि वो बहुत क्विकली, ताकि वो ऑपरेट कर सकें और उसके मुताबिक जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकें। तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं और बहुत क्विकली वो अपना रिस्पांस देते हैं, और उनकी मैनेजमेंट के लिए स्पेशल किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पेश आती है। ठीक है जी। यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या चीज़ है जी? यूटिलिटी कंप्यूटिंग ये चीज़ है कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि मतलब जैसे ये डेफिनेशन 1961 की है जी, जॉन मैकार्थी की, कि computing may someday be organized as a public utility just as the telephone system is a public utility। जिस तरह टेलीफोन सिस्टम पब्लिक यूटिलिटी है, इस्तेमाल किया जाता है और आपको उसके हिसाब से, उसकी यूजेज के हिसाब से आपको बिल आता है, तो ये आपकी एक यूटिलिटी है। इसी हिसाब से कहते हैं जी कंप्यूटिंग भी ऐसी ही हो जाएगी। ये कह रहे हैं 1961 में, और 60 ईयर्स के बाद नाउ इट इज़ दिस ड्रीम इज़ अ ट्रू रियलिटी। अब ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। The computer utility could become the basis of a new and important industry। Definitely ये इंडस्ट्री वजूद में आ चुकी है। As of now, computer networks are still in their infancy। मतलब ये बात हो रही थी 1969 की, ठीक है, कि जब वो अभी कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो बात हो रही थी लेट 1960s में और अर्ली 1970s में, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो कॉन्सेप्ट था वो अभी इन्फेंट था, यानी कि इन्फेंट था यानी दूध पीता बच्चा था, ठीक है। बट एज दे ग्रो अप एंड बिकम sophisticated, we will probably see the spread of computer utilities which, like present electric and telephone utilities, will service individual homes and offices across the world, not the country। वो तो अमेरिका की बात कर रहे हैं जी, वो कंट्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बात है आज से 50 साल पहले की। तो अब जनाब आप अक्रॉस दी वर्ल्ड जो है वो आप ये कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जी, एक आपकी यूटिलिटी है जी लाइट, बिजली, ठीक है, टेलीफोन है, उसके अलावा क्या है जी, पानी है, ठीक है, गैस भी है, और उसके अलावा क्या चीज़ है जी, पांचवी यूटिलिटी क्या है जी, कंप्यूटिंग है। कंप्यूटिंग इज़ यूअर फिफ्थ यूटिलिटी। तो आपकी ये फिफ्थ यूटिलिटी है जी, ठीक है। तो ट्रेडिशनल यूटिलिटीज़ कौन सी हैं जी? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस और टेलीफोन नेटवर्क्स वो हैं, और पांचवी यूटिलिटी जो है वो कंप्यूटिंग है जी। कंप्यूटिंग हैज़ बिकम यूअर फिफ्थ यूटिलिटी नाउ। अब आप जो है ना वो इसको आप बजाय इसके कि आप उसको परचेज़ करें, आप उसको यूज़ करें और उसके हिसाब से आप उसकी पेमेंट करें। नाउ इट बिकम्स दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी कंप्यूटिंग, ठीक है। तो कंप्यूटिंग एज ए यूटिलिटी provides the basic level of computing service that is considered essential to meet the everyday needs। जब आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, अब आप एक सिर्फ एल्गोरिदम को या एक सिर्फ आप किसी एक प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कंप्यूटर ख़रीद के, इतना महंगा कंप्यूटर आप नहीं ख़रीदेंगे। इसकी एक एग्जांपल एक रिसर्च पेपर में बहुत अच्छी दी हुई थी कि अगर आपका एक ऐसा एल्गोरिदम है, कोई आपने ऐसा इमेज प्रोसेसिंग का कोई कोड लिख दिया, कोई ऐसा प्रोग्राम मैट लैब या जावा के अंदर लिख दिया जो आपको 1000 कंप्यूटिंग आवर्स चाहिए, 3 गीगाहर्ट्ज़ का एक प्रोसेसर आपको चाहिए, और 1000 आवर्स वो चलेगा तो आपको रिज़ल्ट देगा। अब 1000 आवर्स अगर आप काउंट करें तो ये तो अच्छे खासे दिन बनते हैं, मतलब ये कोई एक दिन के 24 आवर्स हैं,
तो 40 दिनों के ये बनेंगे जाके 960 आवर्स। तो ये तकरीबन 41-42 डेज़ के बाद आपको रिज़ल्ट आएगा और आपको तब पता चलेगा कि क्या आपका ये जो प्रोसेसिंग हुई है ये ठीक भी हुई है या नहीं। तो तब तक हो सकता है आपने जो काम किया वो आप भूल भी चुके हों। तो इसकी वजह आपको अगर वही कहा जाए कि उतनी कीमत में जितनी आप वो मतलब कि मतलब अगर आप एक तरीका ये हो सकता है कि जी आप रेंटेड मॉडल यूज़ करें, लेकिन आप एक प्रोसेसर 3 गीगाहर्ट्ज़ का यूज़ करते हैं 1000 आवर्स के लिए, तो आपसे ये कहा जाए कि आप इस तरह करें 1000 आप प्रोसेसर्स ले लें 3 गीगाहर्ट्ज़ के और उतने ही पैसों में, ठीक है, और 1 घंटे में आप रिज़ल्ट हासिल करें। तो आप किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? डेफिनेटली आप चाहेंगे कि जल्दी से काम हो जाए। तो अब आपको चीज़ उसी प्राइस पे मिल रही है, उसी रेंट पे मिल रही है, लेकिन बहुत क्विकली आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उससे रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो ये कमाल है जी यूटिलिटी कंप्यूटिंग का कि आप उसको यूज़ करते हैं उसी प्राइस में, ठीक है, यूजेज के हिसाब से आप पे करते हैं। दैट इज़ वाई क्लाउड कंप्यूटिंग में भी हम कहते हैं पे एज़ यू गो। तो यूटिलिटी कंप्यूटिंग से ही ये चीज़ ली गई है। क्लाउड कंप्यूटिंग इनहेरिट इसी चीज़ को करती है यूटिलिटी कंप्यूटिंग से। यूजर्स एक्सेस सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स विदाउट रिगार्ड टू वेयर द सर्विसेज आर होस्टेड और हाउ दे आर डिलीवर्ड। सर्विसेज कैसे आ रही हैं, कहाँ पे होस्टेड हैं, ये यूज़र का कंसर्न नहीं है। यूज़र का कंसर्न ये है कि उसकी सर्विसेज जो उसको रिक्वायर्ड हैं वो उसको मिल रही हैं और चल रही हैं। मीटर्ड सर्विसेज वो होती हैं जी जिस तरह बिजली का मीटर लगा होता है, गैस का मीटर लगा होता है। ओके जी, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन ख़त्म हुआ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, कोई आपकी कन्फ्यूजन हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि फ़र्दर जो आने वाली वीडियोज़ हैं उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।